वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है पॉपकॉर्न के एक और वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कमल की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के बारे में। स्टारिंग मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, रिचा चड्ढा एंड अदर्स। इस वेब सीरीज की कहानी बहुत ही लंबी है और 8 एपिसोड पर डिवाइड है। सो एक वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम हर एक वीडियो में 2 एपिसोड की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम 1920s की सीन को देखते हैं, जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तब लाहौर के नवाब अक्सर अपने मनोरंजन के लिए तवाइफ के पास जाता था। अब हम रेहाना नाम की एक तवाइफ को देखते हैं जो आज अपने ही बहन मल्लिका की छोटे बच्चे को किसी कुतुबुद्दीन नामक नवाब को बेच देती है, जिसके बदले में रेहाना को एक बहुत ही कीमती हीरे की नेकलेस मिलती है। मल्लिका को ये बात पता चलते ही मल्लिका रेहाना के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन इससे रेहाना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेहाना का मानना था कि तवाइफों के बच्चों को किसी दलाल बनाने से अच्छा है कि वो किसी नवाब के घर जाके आराम की जिंदगी जिए, इसीलिए वो इस बच्चे को बेच दिया। जिस पर मल्लिका का कहना था कि आपने मेरा बच्चा छीन लिया, मैं भी एक दिन आपसे सब कुछ छीन लूंगी। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम 25 साल बाद की सीन देख पाते हैं, जहाँ पर मल्लिका अब रानी बन चुकी थी और जिसकी बात पे ही लोग डर जाते थे। यहाँ तक कि मल्लिका अपने बच्चों पर भी जरा सा दया नहीं दिखाती। इससे हमें पता चलता है कि मल्लिका थोड़ी कठोर टाइप की औरत बन चुकी थी। फिर हम देखते हैं गंथर नाम की एक अंग्रेज साहब मल्लिका उर्फ मल्लिका जान को एक ग्रामोफोन दिखाता है और मल्लिका जान से उसकी छोटी बेटी बीबो जान की गाने रिकॉर्ड करने की परमिशन मांगता है, पर मल्लिका उसे साफ मना कर देती है। उसके बाद हम मल्लिका की छोटी बेटी बीबो जान को देखते हैं जो कि नवाब वाली साहब के सामने नाच रही थी और उसकी मनोरंजन कर रही थी। फिर जब सीन मल्लिका पर शिफ्ट होती है तो हम देखते हैं कि वो अभी नवाब जुल्फिकार के साथ थी और इन दोनों को देखकर हम समझ जाते हैं कि इन दोनों की रिश्ता बहुत पुराना था। उसके बाद जब मल्लिका अपने महल में वापस आई थी तो उसकी छोटी बहन वाहिदा आज बीबो जान ने वाले साहब से जितना पैसे कमाई थी वो सभी लाके मल्लिका को देती है, पर मल्लिका को वाहिदा के ऊपर शक था, इसीलिए वो वाहिदा की तलाशी लेने को बोलती है, पर उसके पास से कुछ नहीं मिलता। फिर वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। हालांकि आगे जाकर हमें पता चलता है कि आखिरकार चोर तो वही है, क्योंकि वाहिदा लूटे हुए पैसों में से कुछ हिस्सा अपने लिए रख लेती थी, इसीलिए मल्लिका को उस पर शक था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मल्लिका की छोटी बेटी आलमजेब को देखते हैं, जिसे शायरी लिखना बहुत पसंद था, लेकिन मल्लिका उसे भी अपनी तरह तवाइफ बनाना चाहती थी। फिर जब आलम के साथी साइमा उसे एक मोती की हार पहनाई थी, तब वो हार टूट जाती है और साइमा डरने लगती है, पर आलम उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो दोनों मिलकर सारे मोती इकट्ठा करके मल्लिका के पास जाती है और अपनी गलती के लिए माफी चाहता है और बोलती है ये 100 मोतियाँ उस हार में थी। तभी मल्लिका बोलती है उसमें 100 नहीं 101 मोतियाँ थी, अगर वो एक मोती नहीं मिले तो मैं साइमा को बेच के उस मोती का दाम निकाल लूंगा। उसके बाद आलम जाके वो एक मोती ढूंढ के लाती है। ये देखकर मल्लिका उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, इसीलिए तुम्हारी अब नात उतराई के समय आ चुका है, जिससे तुम भी तवाइफ बन सकती हो। पर आलम को तो ये सब पसंद ही नहीं था, उसे तो एक शायरा बनना है। अब अगले दिन मल्लिका आलम की नात उतराई का ऐलान भी कर देती है। उसके बाद आलम अपने 2 बड़ी बहनों को बताती है कि वो तवाइफ नहीं बनना चाहता, असल में वो एक शायरा बनना चाहती है। तब बड़ी बहन लज्जो बताती है कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, क्योंकि मेरी बुआ तो मुझे 6 साल की उम्र में यहाँ पर छोड़ के चली गई थी, तब से मैं यहाँ पर मल्लिका जान के साथ हूँ। इस पर बीबो जान भी कहती है कि हमें भी तो यहाँ से निकलना था, पर हम कहाँ निकल पाए। अब इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि लज्जो को नवाब जोरावर से प्यार है और वो उसे शादी भी करना चाहती है, ताकि वो इस नरक की दुनिया से बाहर निकल सके। और प्यार के कारण लज्जो को शराब की आदत भी लग चुकी थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक नवाब ताजदार को देखते हैं जो हाल ही में इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई खत्म करके लौटा है। फिर उसे उसकी दादी कहती है कि तुम पूरे अंग्रेज बन चुके हो और अंग्रेजों की नियम कानून सीखने के लिए तुम्हें हीरा मंडी जाना चाहिए, जहाँ की मलकिन मल्लिका जान है। और उस समय तवाइफों के पास जाना नवाबों के लिए सम्मान बढ़ाने जैसा था, पर ताज हीरा मंडी जाने से मना करता है क्योंकि वो अयाशी नहीं करना चाहता था। फिर ताज अपने पापा से मिलता है और बात करते करते
कहता है कि अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे हैं और हमें इन्हें भगाना चाहिए, जिस पर कोई भी ताज के बातों से सहमत नहीं था, क्योंकि इन सभी का अंग्रेजों के साथ अच्छा बनता था। पर कुछ ऐसा क्रांतिकारी भी था जो अंग्रेजों को भगाने का जिम्मा उठा चुका था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन मल्लिका से मिलने के लिए एक पुलिस अधिकारी आता है जो कहता है कि हमें एक तवाइफ चाहिए जो हमारे वहाँ नाच सके, जिसके लिए हम मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार है। पर मल्लिका इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि मल्लिका का मानना था कि तवाइफ की वैल्यू उनकी महल पर ज्यादा होती है। वो अगर ऐसे ही कोई भी जगह जाके नाचने लगी तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। मल्लिका के मना करने के बाद वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और वो मन ही मन सोच लेता है कि वो इस मल्लिका को बर्बाद करते रहेंगे। अब रात को मल्लिका आलम से एक पार्टी में चलने के लिए कहती है, पर आलम पहले ही इसके लिए बहाना बना देती है कि मेरी तो तबीयत खराब है। तब मल्लिका बताती है कि आज तो बड़े शहर नियाजी साहब भी वहाँ आने वाले हैं, अब तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। ये सुनते ही आलम तुरंत मान जाती है, लेकिन अब मल्लिका उसे नहीं ले जाना चाहती थी। तब आलम चोरी चुपके मल्लिका के गाड़ी के पीछे चुपके से बैठ जाती है, क्योंकि वो नियाजी साहब की शायरी का बहुत बड़ा फैन थी। अब ये लोग जब वहाँ पहुँचती है तो सभी लोग नियाजी साहब की शायरी सुन रहे थे और आलम उनकी शायरी लिखने लगती है। तब ताज की नजर आलम पर पड़ती है और पहली नजर में ही ताज को आलम से प्यार हो जाता है। फिर वो आलम के पास जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय पार्टी खत्म हो जाता है। फिर ताज की दादी उसे मल्लिका से मिलवाती है और कहती है इनकी बेटी की नात उतराई के लिए हमने तुम्हारी नाम दे दी है, जिस पर ताज हीरा मंडी की बहुत बेइज्जती कर देता है और मल्लिका इस बात से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ताज को कहाँ पता था कि जिस लड़की को वो पसंद करने लगा था वही मल्लिका जान की बेटी थी और उस लड़की की बात ही उसकी दादी कर रही थी। खैर, इसके बाद आलम गाड़ी के पीछे बैठ के फिर से महल पर लौटती है, तो इस बार मल्लिका को पता चल जाती है कि आलम भी वहाँ आई थी शायरी सुनने के लिए। पर उस समय मल्लिका उसे कुछ नहीं कहती। पर अगली सुबह साजा के दौर पे आलम की सारी शायरी वाली डायरी और बुक्स में आग लगा देती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि आखिर मल्लिका में कितना गुरूर भरा है कि अगर कोई उसकी बात ना माने तो उसे सजा देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ हम बिब्बो जान को देखते हैं जो वाली साहब के साथ आशिकी कर रही होती है। तभी अचानक से वाली साहब को जाना पड़ता है और वो बताता है कि शहर में कुछ बागियां अंग्रेजों के खिलाफ धरने पे उतर आई है, इसीलिए हो सकता है आज अंग्रेज उन लोगों पर शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दे, इसके लिए हमें ये सब रोकने जाना पड़ेगा। उसके बाद बिब्बो सीधा आलम को किताब दिलवाने के लिए जाती है, क्योंकि मल्लिका जान ने उसकी सारी किताब जलवा दी थी। जब बुक स्टोर से ये लोग बुक खरीद रही होती है, तभी मौका देखकर बिब्बो बुक स्टोर की ऑनर से अपने लिए एक खास किताब मंगवाती है जो उसे किसी भी हालत में आज किसी क्रांतिकारी तक पहुंचना था। आखिर उस किताब में क्या था हमें बाद में पता चलेगा। फिर बिब्बो आलम को बुक चॉइस करने के लिए बोलकर वो स्पेशल बुक लेके क्रांतिकारियों से मिलने जाती है। इधर आलम बुक स्टोर पर बुक पसंद करते करते अचानक ताज से टकराती है, जिसे देखकर आलम भी मन ही मन खुश होने लगती है, क्योंकि असल में आलम भी उसे पसंद करने लगी थी। इधर हम बिब्बो को देखते हैं जो कुछ क्रांतिकारियों से मिलने के लिए आई थी। असल में वो भी इस देश को अंग्रेजों से आजाद करवानी चाहती थी, इसीलिए आए दिन वो नवाबों से इंफॉर्मेशन लेके क्रांतिकारियों तक पहुंचाती थी। अब यहाँ बिब्बो क्रांतिकारियों को बताती है वाले साहब ने बताया है आज अंग्रेज शूट एंड साइट ऑर्डर दे सकता है, इसीलिए वो उन्हें ये किताब देने आई है। दरअसल यहाँ हमें पता चलता है कि असल में उस किताब के अंदर एक गन यानी बंदूक था। दूसरी तरफ अब आलम की पसंद की बुक लेना हो गया था और अभी तक न ताज को आलम का नाम पता था और आलम को ताज की नाम पता थी। साथ ही साथ आलम समझ रही थी ताज बुक स्टोर पर काम करता है। उसके बाद आलम किताब वगैरह लेकर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि बिब्बो अभी तक नहीं आई थी। तभी वहाँ पर दंगे लग जाती है और आलम वहाँ पर फंस जाती है। तब यहाँ पर ताज आकर आलम को बचाता है और फिर जब एक क्रांतिकारी को अंग्रेज मार रहा होता है तो ताज उसे बचाता है। फिर जैसे ही ताज को कोई अंग्रेज गोली मारने वाला होता है, तभी पीछे से वो क्रांतिकारी आता है जिसे बिब्बो ने बंदूक दी थी और वो उस अंग्रेज को गोली मारकर ताज को बचा लेता है। और उसके बाद ताज सीधा आलम के पास जाता है, पर आलम वहाँ से जा चुकी थी, पर उसका रुमाल वहीं पर पड़ी थी
और यहीं पर एपिसोड 1 की कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हमें 25 साल पहले की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पर मल्लिका रिहाना की पैर दबा रही थी। दरअसल उस टाइम रिहाना ही हीरा मंडी की मालकिन थी। तभी रिहाना को मल्लिका से पता चलता है कि उसका तो जुल्फिकर साहब के साथ चक्कर चल रहा है, जो कि रिहाना का साहब था, यानी कस्टमर। इस पर रिहाना भड़क जाती है और मल्लिका की बेइज्जती करने लगती है और बोलती है अब तो मैं तेरी बच्चों की तरह तुझे भी बेच दूंगी। तभी मल्लिका को गुस्सा आती है और वो रिहाना को जान से मार देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जुल्फिकर साहब भी आता है और वो ये सब देखकर घबरा जाता है और फिर इन दोनों ने मिलकर रिहाना की डेड बॉडी को ये लोग महल के मिडिल पॉइंट पर लाता है और उमर पर टांग देती है। फिर मल्लिका जुल्फिकर को भगा देती है और जोर जोर से रोने लगती है। असल में मल्लिका दिखाना चाहती थी कि रिहाना ने आत्महत्या की है और फिर मल्लिका की आवाज सुनकर सभी लोग यहाँ पर आ जाता है और वो लोग भी मल्लिका की बात मान जाते हैं कि शायद रिहाना ने सुसाइड कर लिया होगा। फिर भी अंग्रेज पुलिस मल्लिका को जेल में डाल देती है क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि मल्लिका ने ही रिहाना को मारा है, क्योंकि झूमर के नीचे ना कोई टेबल था ना कोई कुर्सी, तो आखिर में रिहाना ने कैसे फांसी लगाया होगा। इन सब के बावजूद जुल्फिकर साहब वहाँ आता है और बहुत सारे पैसा देकर अंग्रेजों से मल्लिका की केस फाइल लेकर मल्लिका को आजाद करवा लेता है। अब फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि पूरी शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और आज रिहाना का मौत का भी 25 साल हो गया था। इसीलिए महल के सारे लोग ख्वाब का महल पर जाते हैं जहां पर रिहाना की मौत हुई थी और ये सभी मिलके उसे श्रद्धांजलि देते हैं। और मल्लिका यहाँ पर भी कहती है कि रिहाना की आत्मा को कभी भी चैन ना मिले, क्योंकि आज भी मल्लिका के मन में रिहाना के लिए नफरत थी। और यहाँ पर मल्लिका की छोटी बहन वाहिदा कहती है कि मुझे ख्वाब का महल का चाबी दे दीजिए, आज से हम यहीं रहेंगे क्योंकि आपने मुझे ये देने का वादा किया था। पर इस बार भी मल्लिका वाहिदा को ये बोलकर मना कर देती है कि हवेली पर अभी भी केस चल रहा है, वो पूरा होते ही दे देंगे। उसके बाद हम लज्जो को देखते हैं जो अपनी बहन विवो को बताती है कि वो नवाब जोरावर से कितना प्यार करती है और शादी के बाद वो कहाँ कहाँ जाएगी। पर विवो जानती थी कि जोरावर किसी और से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। जब इस बारे में वो लज्जो से पूछती है तो लज्जो भड़क जाती है और बोलता है कि जोरावर सिर्फ मेरा है और फिर वो खूब शराब पीकर जोरावर से मिलने जाने की कोशिश करती है, पर वो वहीं पर गिर जाती है। इधर ताज इत्र बनाने वाले के पास जाता है और उसे आलम का रुमाल देकर पूछता है कि ये खुशबू वाला इत्र किसने लिया था, पर इत्र वाले को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब वहीं पर मौजूद आलम का दोस्त सायमा वो रुमाल देख लेती है और वो चुपके से वो रुमाल लाके सीधा आलम को दे देती है। यहाँ आलम को देखकर सायमा को भी पता चलता है कि आलम भी उस आदमी को यानी ताज को प्यार करने लगा था। दूसरी तरफ लज्जो शराब के नशे में जोरावर से मिलने जाती है और यहाँ जोरावर उसे बता देता है कि वो किसी दूसरे लड़की से प्यार करता है और उसी से ही शादी करेगा। पर लज्जो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था और वो इस बात को लेकर वहाँ पर हंगामा करने लगती है, जिससे जोरावर उसे रेस्टोरेंट से ही बाहर निकल देता है और लज्जो बस अपनी प्यार के लिए तड़पती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मल्लिका आलम को बहुत अच्छे से तैयार करवाती है क्योंकि जल्दी उसकी नातुतराई होने वाली थी, पर आलम को तो इन सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ बीबो को ये भी पता चलता है कि जोरावर तो जल्दी शादी करने वाला है और उसकी शादी में लज्जो ही नाचने जाएगी। तब बीबो उसे मना करती है कि लज्जो तुम मत जाओ, बट मल्लिका कहती है कि इसे जाने दो। अब जोरावर की शादी के दिन लज्जो वहाँ पर नाचने के लिए पहुँच जाती है। फिर लज्जो नाचते नाचते बात बात पर जोरावर से चिपकने लगती है, इसलिए तंग आकर जोरावर उसे एक चांटा लगाता है और तब भी यहाँ पर मल्लिका पहुँच जाती है और वो कहती है लज्जो ने जो किया उसके लिए उसे माफ कर दो, पर अब तुमने जो किया उसके लिए तुम भी लज्जो से माफी मांगो। इस बात पर गुस्सा होकर जोरावर मल्लिका को सुनाने लगता है कि तुम तवाइफों का औकात ही क्या है हम जैसे नवाब के सामने। तब मल्लिका गुस्से में यहाँ पर एक सच बताती है कि तुझे लगता है कि तुझमें नवाबी खून है, पर असल में तुम मेरी औलाद है जिसे तेरे पापा खुद छीन कर ले आए थे। ये सुनकर जोरावर सबके सामने बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि अब तक तो उसे लग रहा था कि वो नवाबी खून है। इसके बाद जब मल्लिका और लज्जो बाकी से जा रही होती है तब लज्जो खूब सारा शराब पीने लगी थी। तभी एकदम से लज्जो गिर जाती है और फिर मल्लिका देखती है कि लज्जो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। अब सभी लोग लज्जो को अंतिम विदाई देती है और किसी के भी आंसू नहीं रुक रही थी और सबका मानना था कि प्यार का तो यही परिणाम होती है। अब इसके बाद यहीं पर एंट्री होती है रिहाना की
बेटी फरीदान की, जो पूरी अपनी माँ की तरह ही लग रही थी। और वो मल्लिका से कहती है कि मैं अपनी माँ का मृत्यु का बदला लेने आई हूँ। जिसके बाद वो मल्लिका से अपनी माँ की अंगूठी छीन लेती है और वहाँ से जाने लगती है। और यहीं पर एपिसोड 2 की कहानी खत्म हो जाती है, साथ ही साथ हमारा वीडियो भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हम जब भी नई कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं हीरा मंडी वेब सीरीज की अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।